प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार पांडे आज आप लोगों के लिए पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पौधों में लैंगिक जनन क्या है और कैसे होता है। प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का सामान्य अर्थ है कि पौधों में उनके लैंगिक अंगों द्वारा जो जनन की क्रिया पाई जाती है उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब देखिए, पौधे सामान्य रूप से अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों को जो कैटेगराइज किया गया है दो प्रकार के पौधे बांटे गए हैं। एक तो होते हैं आपके क्रिप्टोगैम्स और दूसरे बताए गए बेटा आपको फेनरोगैम्स, यानी कि अपुष्पीय और दूसरे पुष्पीय पौधे। अब बेटा हम लोगों को जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया, किस में है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया। इन्हें हम बेटा आवृत्तबीजी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्तबीजी पौधे। अभी तक हम लोगों ने कक्षा 11 में अनावृत्तबीजी पौधों तक पढ़ा था। यहाँ पे आपको आवृत्तबीजी पौधों का अध्ययन करना है। तो आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। इसे हम आगे देखेंगे। पौधों में लैंगिक जनन में आवृत्तबीजी पौधे ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के भीतर बंद रहते हैं, अर्थात अंदर बंद रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रायः दो प्रावस्थाएं एक के बाद एक करके आती हैं, जो बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती हैं। और एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है, इस तरह से ये पीढ़ियाँ लगातार आती जाती रहती है अल्टरनेट करके। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि पहले मान लीजिए आ गई आपकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी, तो इसके बाद आएगी कौन सी बेटा? युग्मकोद्भिद पीढ़ी, और फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये। इस तरह से ये पीढ़ियाँ एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा पीढ़ी एकांतरण। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सभी आवृत्तबीजी पौधों में ये दोनों पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, क्रमशः एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं। तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। ये सभी पुष्पीय पौधों में बेटा पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में प्रजनन हेतु तने के अग्रस्थ भाग में पुष्प उत्पन्न होते हैं, जो एक प्रकार के रूपांतरित प्ररोह होते हैं। और पुष्प ही क्या होता है बेटा? जो पुष्प होता है, इसी पुष्प को ही हम पौधों का लैंगिक अंग कहते हैं। पुष्प को ही हम क्या कहते हैं? पौधों का लैंगिक अंग कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ? अग्रस्थ भाग में क्या उत्पन्न होता है? पुष्प उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? रूपांतरित प्ररोह होते हैं। पुष्प में अर्थात एक पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग पाए जाते हैं। ये चार भाग प्रमुख रूप से इसमें पाए जाते हैं बेटा। अब देखिए, ध्यान देंगे हम कि मान लीजिए कोई पुष्प है, तो सबसे पहले इसमें पाया जाएगा क्या? ये ऊपर हो जाएगी स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये होती है वर्तिका नली और ये होता है अंडाशय। ये प्रमुख रूप से तीनों क्या होते हैं? इनको हम कहते हैं स्त्री केसर।
स्त्री केसर। और ये मादा, ये कौन सा भाग होता है? मादा जनन अंग होता है। इसी तरह से बेटा नर जनन अंग के रूप में एक मान लीजिए ये फिलामेंट हो गया, इसी के ऊपर लगे रहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर, या हिंदी में कहते हैं इसको हम पराग कोश, और इसे हम कहते हैं पुंज तंतु। ये होता है बेटा नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो आप पौधे में क्या पाएंगे बेटा कि एक पुमंग होता है और एक जायांग होता है, साथ में इसके दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी लगे रहते हैं। कभी कभी किसी किसी पुष्प में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ये पुष्प की संरचना दिखाई गई है आपको सामान्य रूप से। एक पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे? ये आपका मादा पुष्प भाग है, जिसमें ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच में इसको हम स्टाइल या वर्तिका नली कहते हैं बेटा, और नीचे की तरफ अंडाशय, अंडाशय के भीतर ही ये बीजांड बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल या बीजांड। आगे हम आपको बताएंगे बीजांड के भीतर ही बीज का निर्माण होता है, और यही अंडाशय सामान्य रूप से फल में परिवर्तित हो जाता है, बाकी ये सारे भाग सूख करके गिर जाते हैं। पुष्प के जो सबसे बाह्य चक्र होता है उसमें बेटा ये एक तरह से बाह्य दलपुंज पाई जाती है। ये किन्हीं किन्हीं पुष्पों में 3 से 5 तक इनकी संख्या होती है बाह्य दलपुंज की। ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है। कभी कभी इसके सबसे बाहर एक अनुबाह्य दल पाया जाता है, जिसको हम एपिकैलिस कहते हैं, और सामान्य रूप से सभी पुष्पों में नहीं पाया जाता, किसी किसी में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा चक्र होता है बेटा दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होता है ये सामान्यतः हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा। और ये दलपुंज हरा रंग को छोड़कर, हरा रंग छोड़कर अन्य रंगों का होता है। क्या होता है बेटा? हरा रंग छोड़ करके अन्य रंगों का होता है। कौन सा? दलपुंज। लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, कोई भी रंग हो सकता है, दलपुंज का हरा रंग नहीं होगा। जबकि बाह्य दलपुंज हरा रंग का होता है, बाकी किसी अन्य रंग का नहीं होगा। ये इसका बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र है, बाह्य चक्र है प्रथम बाह्य चक्र, ये द्वितीय बाह्य चक्र है दलपुंज। उसके बाद पाया जाता है बेटा पुमंग। पुमंग के 2 भाग होते हैं। ऊपर आपको हमने बताया कि ये परागकोश होता है, ये नीचे पुंजतंतु होते हैं। पुंजतंतु की सहायता से ये पुष्प से जुड़ा रहता है। और सबसे मध्य भाग में पाया जाता है बेटा आपका क्या? जायांग। इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं? जायांग। जायांग में एक या एक से अधिक स्त्री केसर पाए जा सकते हैं। किसी किसी में एक, किसी किसी में एक से अधिक स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो बेटा इसी अंडाशय के भीतर बीजांड के भीतर ही भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसमें फीमेल एग सेल का निर्माण होता है या एग सेल का निर्माण होता है। और ये जो बेटा आपका पुंकेसर दिखाया जाएगा, पुंकेसर का ये जो पराग कोश वाला भाग है, इसी पराग कोश में परागकण बनते हैं, और यही परागकण यहाँ पहुँचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर, यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचते हैं विभिन्न माध्यमों से, और फिर यहाँ पे परागण की क्रिया होती है। फिर यहाँ से आगे की क्रिया आगे आपको हम बताएंगे। आगे हम देखते हैं बेटा पुंकेसर के बारे में। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ये पुष्प के एक पुमंग में एक या एक से अधिक सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। एक पुमंग में कितने? एक या एक से अधिक सूक्ष्म बीजाणु पर्ण, इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, जिनसे परागकण उत्पन्न होते हैं। इसी सूक्ष्म बीजाणु पर्ण से ही परागकण उत्पन्न होते हैं। ये जो परागकण होते हैं पराग कोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा? या पराग कोश में उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ये परागकण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये आपको पराग कोश या मदर पॉलन सैक दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं पॉलन सैक, इसे कभी कभी हम मदर पॉलन सैक भी कहते हैं। मदर पॉलन सैक के भीतर ही पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे बेटा जो परागकण होते हैं परागकोश में बनते हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु पर्ण, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं
1 2 3 और ये चौथा फूटा हुआ हमने दिखाया। ये चार लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु या जिन्हीं को हम क्या कहते हैं परागकण भरे रहते हैं, जो कि इनका निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इसलिए ये अगुणित होते हैं। कौन से बेटा? ये जो लघु बीजाणु बनते हैं या जिनको हम क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन पराग कण, ये क्या होते हैं अगुणित होते हैं। ठीक, आगे इन्हीं से आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण होता है। ये पुंकेसर के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले आपको एक अनुपृष्ठीय दृश्य दिखाया गया है एक पुंकेसर का, जिसमें ऊपर की तरफ ये परागकोश है। परागकोश चतुर्कोष्ठी, चारों कोष्ठक 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, 2 पीछे 2 आगे से। ये यहाँ देख सकते हैं जहाँ से ये जुड़ता है परागकोश, उसे हम संयोजक या कनेक्टिव्स कहते हैं। और ये जिससे जुड़ता है उसको हम पुंतंत्र कहते हैं। पुंतंत्र इसको पुष्प से साधे रखता है, जोड़े रखता है। और ऊपर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं परागकोश। परागकोश पुंतंत्र से जुड़ने के आधार पर कई प्रकार का होता है, जिसे आपको कक्षा 11 में ही बताया जा चुका है। आगे आपको हम बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया इसी परागकोश के भीतर होती है, पॉलन सैक के भीतर होती है, विभिन्न चरणों में होती है। इसका विकास आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, जिसे अगले टॉपिक में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि सूक्ष्म बीजाणु जनन कैसे होता है, कहाँ होता है, सचित्र उसका हम आपको वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार पांडे आज आप लोगों के लिए पौधों में लैंगिक जनन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पौधों में लैंगिक जनन क्या है और कैसे होता है। प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का सामान्य अर्थ है कि पौधों में उनके लैंगिक अंगों द्वारा जो जनन की क्रिया पाई जाती है उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अब देखिए, पौधे सामान्य रूप से अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों को जो कैटेगराइज किया गया है दो प्रकार के पौधे बांटे गए हैं। एक तो होते हैं आपके क्रिप्टोगैम्स और दूसरे बताए गए बेटा आपको फेनरोगैम्स, यानी कि अपुष्पीय और दूसरे पुष्पीय पौधे। अब बेटा हम लोगों को जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया, किस में है? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया। इन्हें हम बेटा आवृत्तबीजी पौधे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्तबीजी पौधे। अभी तक हम लोगों ने कक्षा 11 में अनावृत्तबीजी पौधों तक पढ़ा था। यहाँ पे आपको आवृत्तबीजी पौधों का अध्ययन करना है। तो आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया सामान्य रूप से पाई जाती है। इसे हम आगे देखेंगे। पौधों में लैंगिक जनन में आवृत्तबीजी पौधे ऐसे पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के भीतर बंद रहते हैं, अर्थात अंदर बंद रहते हैं। इनके जीवन चक्र में प्रायः 2 प्रावस्थाएं एक के बाद एक करके आती हैं, जो बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहलाती हैं। और एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है, इस तरह से ये पीढ़ियाँ लगातार आती जाती रहती है अल्टरनेट करके। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि पहले मान लीजिए आ गई आपकी बीजाणुद्भिद पीढ़ी, तो
तो इसके बाद आएगी कौन सी बेटा, युग्म कोद भिदी पीढ़ी, और फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये। इस तरह से ये पीढ़ियाँ एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं। इसी को हम कहते हैं बेटा पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं यार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सभी आवृतबीजी पौधों में ये दोनों पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, क्रमशः एक दूसरे के बाद आती जाती रहती हैं, तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। ये सभी पुष्पीय पौधों में बेटा पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में प्रजनन हेतु तने के अग्रस्थ भाग में पुष्प उत्पन्न होते हैं, जो एक प्रकार के रूपांतरित प्ररोह होते हैं। और पुष्प ही क्या होता है बेटा, जो पुष्प होता है इसी पुष्प को ही हम पौधों का लैंगिक अंग कहते हैं। पुष्प को ही हम क्या कहते हैं, पौधों का लैंगिक अंग कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अग्रस्थ भाग में क्या उत्पन्न होता है, पुष्प उत्पन्न होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, रूपांतरित प्ररोह होते हैं। पुष्प में अर्थात एक पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग पाए जाते हैं। ये 4 भाग प्रमुख रूप से इसमें पाए जाते हैं बेटा। अब देखिए ध्यान देंगे हम कि मान लीजिए कोई पुष्प है, तो सबसे पहले इसमें पाया जाएगा क्या, ये ऊपर हो जाएगी स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ये होती है वर्तिका नली, और ये होता है अंडाशय। अंडाशय ये प्रमुख रूप से तीनों क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। और ये मादा, ये कौन सा भाग होता है, मादा जनन अंग होता है। इसी तरह से बेटा नर जनन अंग के रूप में एक मान लीजिए ये फिलामेंट हो गया, इसी के ऊपर लगे रहते हैं, इसको हम कहते हैं एंथर, या हिंदी में कहते हैं इसको हम पराग कोश, और इसे हम कहते हैं पुंज तंत्र। ये होता है बेटा नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो आप पौधे में क्या पाएंगे बेटा कि एक पुमंग होता है और एक जायांग होता है, साथ में इसके दलपुंज और बाह्य दलपुंज भी लगे रहते हैं। कभी कभी किसी किसी पुष्प में आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ये पुष्प की संरचना दिखाई गई है आपको सामान्य रूप से। एक पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे, ये आपका मादा पुष्प भाग है, जिसमें ऊपर की तरफ क्या पाया जाएगा, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच में इसको हम स्टाइल या वर्तिका नली कहते हैं बेटा, और नीचे की तरफ अंडाशय। अंडाशय के भीतर ही ये बीजांड बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल या बीजांड। आगे हम आपको बताएंगे बीजांड के भीतर ही बीज का निर्माण होता है, और यही अंडाशय सामान्य रूप से फल में परिवर्तित हो जाता है, बाकी ये सारे भाग सूख करके गिर जाते हैं। पुष्प के जो सबसे बाह्य चक्र होता है उसमें बेटा ये एक तरह से बाह्य दलपुंज पाई जाती है। ये किन्हीं किन्हीं पुष्पों में 3 से 5 तक इनकी संख्या होती है बाह्य दलपुंज की। ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र होता है। कभी कभी इसके सबसे बाहर एक अनुबाह्य दल पाया जाता है, जिसको हम एपिकैलिस कहते हैं, और सामान्य रूप से सभी पुष्पों में नहीं पाया जाता, किसी किसी में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा चक्र होता है बेटा दलपुंज। जो बाह्य दलपुंज होता है ये सामान्यतः हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है, हरा। और ये दलपुंज हरा रंग को छोड़कर, हरा रंग छोड़कर अन्य रंगों का होता है। क्या होता है बेटा, हरा रंग छोड़ करके अन्य रंगों का होता है। कौन सा, दलपुंज। लाल, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, कोई भी रंग हो सकता है, दलपुंज का हरा रंग नहीं होगा। जबकि बाह्य दलपुंज हरा रंग का होता है, बाकी किसी अन्य रंग का नहीं होगा। ये इसका बाह्य दलपुंज प्रथम चक्र है, बाह्य चक्र है प्रथम बाह्य चक्र, ये द्वितीय बाह्य चक्र है दलपुंज। उसके बाद पाया जाता है बेटा पुमंग। पुमंग के 2 भाग होते हैं। ऊपर आपको हमने बताया कि ये परागकोश होता है, ये नीचे पुंतंत्र होते हैं। पुंतंत्र की सहायता से ये पुष्प से जुड़ा रहता है। और सबसे मध्य भाग में पाया जाता है बेटा आपका क्या, जायांग। इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, जायांग। जायांग में एक या एक से अधिक स्त्री केसर पाए जा सकते हैं। किसी किसी में एक, किसी किसी में एक से अधिक स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो बेटा इसी अंडाशय के भीतर बीजांड में, बीजांड के भीतर ही
भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिसमें फीमेल एग सेल का निर्माण होता है या एग सेल का निर्माण होता है। और ये जो बेटा आपका पुंकेसर दिखाया जाएगा, पुंकेसर का ये जो पराग कोश वाला भाग है, इसी पराग कोश में परागकण बनते हैं और यही परागकण यहाँ पहुँचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर, यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँचते हैं विभिन्न माध्यमों से, और फिर यहाँ पे परागण की क्रिया होती है। फिर यहाँ से आगे की क्रिया आगे आपको हम बताएंगे। आगे हम देखते हैं बेटा पुंकेसर के बारे में। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर को हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम सूक्ष्म बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। यह पुष्प के एक पुमंग में एक या एक से अधिक सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं। एक पुमंग में कितने? एक या एक से अधिक सूक्ष्म बीजाणु पर्ण, इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। सूक्ष्म बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं जिनसे परागकण उत्पन्न होते हैं। इसी सूक्ष्म बीजाणु पर्ण से ही परागकण उत्पन्न होते हैं। ये जो परागकण होते हैं पराग कोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बेटा? या पराग कोश में उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ये परागकण कहाँ बनते हैं? पराग कोश में। आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, ये आपको पराग कोश या मदर पॉलन सैक दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं पॉलन सैक। इसे कभी कभी हम मदर पॉलन सैक भी कहते हैं। मदर पॉलन सैक के भीतर ही पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे बेटा, जो परागकण होते हैं परागकोश में बनते हैं। प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु पर्ण, जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये चौथा फूटा हुआ हमने दिखाया। ये 4 लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु या जिन्हीं को हम क्या कहते हैं? परागकण भरे रहते हैं, जो कि इनका निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। इसलिए ये अगुणित होते हैं। कौन से बेटा? ये जो लघु बीजाणु बनते हैं या जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन, पराग कण, ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक, आगे इन्हीं से आगे चल करके नर युग्मक का निर्माण होता है। ये पुंकेसर के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले आपको एक अनुपृष्ठीय दृश्य दिखाया गया है एक पुंकेसर का, जिसमें ऊपर की तरफ ये परागकोश है। परागकोश चतुर्कोष्ठी, चारों कोष्ठक 1, 2, 3, 4 दिखाई दे रहा है, 2 पीछे 2 आगे से। ये यहाँ देख सकते हैं जहाँ से ये जुड़ता है परागकोश, उसे हम संयोजक या कनेक्टिव्स कहते हैं। और ये जिससे जुड़ता है उसको हम पुंतंतु कहते हैं। पुंतंतु इसको पुष्प से साधे रखता है, जोड़े रखता है। और ऊपर का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं परागकोश। परागकोश पुंतंतु से जुड़ने के आधार पर कई प्रकार का होता है, जिसे आपको कक्षा 11 में ही बताया जा चुका है। आगे आपको हम बताएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया इसी परागकोश के भीतर होती है, पॉलन सैक के भीतर होती है, विभिन्न चरणों में होती है। इसका विकास आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में है, जिसे अगले टॉपिक में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि सूक्ष्म बीजाणु जनन कैसे होता है, कहाँ होता है, सचित्र उसका हम आपको वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।